नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं खुद अपना खाना बनाता था, खुद अपने अकेले रहते थे आप शादी अकेला से रहता पहले कि था। शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद। तो माय आपकी वाइफ बीवी ने क्या कहा जब आपने बहुत कहा? गुस्सा हुई थी। हाँ। बहुत गुस्सा हुई थी। आई रियली एडमायर हर। उसने मुझे बहुत झेला एक्चुअली। मैं बड़ा सनकी आदमी हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ। क्यों आपको झेलती हैं वो इस तरीके से? वो तो वही बताएगी क्यों झेलती। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रिस्क है? आप कहते हैं आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, अब इतने पॉलिटिकल सिस्टम में ही आपके दुश्मन है। किसी ने एक शार्प शूटर अरेंज किया फिर? मार देगा। जब तक, ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई, कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। I want to use this opportunity, Arvind, to ask you some questions about your childhood, your formative years, and how Arvind Kejriwal became Arvind Kejriwal. And let's start at the very beginning. We're told that your initial name was Krishna. How did Krishna become Arvind? No, I was born, the day I was born, it was a Janmashtami day, 16th August 1968. एंड तो मेरी दादी जी ने और मेरे दादाजी और जो मेरे दादा का परिवार है, उन लोगों ने कृष्ण कहना चालू कर दिया मुझे। लेकिन मेरा असली नाम अरविंद ही था। We are told you were a very keen artist when you were a child. You still, in the midst of all this political activity, get an opportunity to sketch. No, I never sketched. I don't know who told you. I was never an artist. When I was in IIT Kharagpur, at that time I used to participate a lot in dramatics and debates, but I never sketched. There was a time when you had to participate in a debate, and we are told that you fell ill and you had a blanket wrapped all around you, and you still went out and participated in the debate. In the school. Yeah, Why didn't that's you right. tell us about what happened? बेसिकली स्कूल में डिबेट था। डिबेट में मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था। तो स्कूल में डिबेट था, लेकिन पार्टिसिपेट तो करना ही था अपने हाउस की तरफ से। आई वाज रिप्रेजेंटिंग, सो आई फेल इल। तो आई मीन आई कुडंट गिव अप बिकॉज अदरवाइज द हाउस विल लूज। तो फिर वो ब्लैंकेट वगैरह पहन के और सब तैयारी करके गए थे। मतलब तभी से आप में वो क्रांति का जज्बा था कि कुछ भी हो कि पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, मतलब अपनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं आपके इतिहास में जानना चाहता हूँ, खासतौर से आपके आईआईटी के दिनों में, जब आपने काफ़ी क्लोजली काम किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ। क्या वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था अरविंद? वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। मैं टिस्को में काम कर रहा था, टाटा स्टील में, जमशेदपुर में, एज असिस्टेंट इंजीनियर। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुका था सिविल सर्विसेज के। मेरे को आईआरएस मिला था। मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था सिविल सर्विसेज का। तो एक तरह से मेरी जॉब तो सेफ थी। सेकंड अटेम्प्ट में मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं टाटा स्टील में उनके पास गया। फिर मेरा मन भर गया था। मैं इंटरव्यू की वेट कर रहा था, 4 महीने का गैप होता है। तो मैं टाटा स्टील अथॉरिटीज़ के पास गया। उनका एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। मैंने कहा मुझे आप इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर में शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, वी हैव टेकन यू एज एन इंजीनियर, यू हैव टू वर्क एज एन इंजीनियर। सो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और जमशेदपुर के बगल में ही कोलकाता था। मदर टेरेसा का नाम बहुत सुना था, तो मैं मदर टेरेसा के से जाके मिला। एंड इट वाज रियली अ वेरी डिवाइन मोमेंट फॉर मी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, मैं भी लाइन में लग गया। मेरी भी जब नंबर आया तो मदर टेरेसा शी किस्ड माय हैंड एंड उन्होंने कहा, मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद यू मदर। सो शी सेड दैट गो एंड वर्क एट काली घाट आश्रम। सो मैं काली घाट आश्रम में मैं जाके काम किया। वहाँ 2 महीने काम किया मैंने। कहाँ पे आपको ये फीलिंग आई कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ या मदर टेरेसा के साथ या सोशल वेलफेयर में आपको काम करना है? क्योंकि आप वैसे कोशिश कर रहे थे एक आईएएस ऑफिसर बनने की, यू वर एन आईएएस का एग्ज़ाम भी इसीलिए दे रहे थे। देखिए, ये कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं पता। आईआईटी में जब फाइनल ईयर का वो दिया, माय CGPA वाज नॉट बैड। इट वाज मोर देन 8.5, विच इज़ सपोज टू बी अ प्रीटी डिसेंट वन। तो मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। लॉट्स ऑफ माय बैचमेट्स वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ एंड फॉर मेकिंग अ करियर इन यूएस। लेकिन ये कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है। तो आई स्टेट बैक। उसके बाद जब टाटा स्टील ज्वाइन किया तो सिविल सर्विसेज बहुत सारे लोग दे रहे थे। तो तब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इसीलिए दिया था कि आईएएस बन के देश के लिए कुछ करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग आईएएस का एग्ज़ाम इसीलिए देते हैं कि अंदर जाएंगे तो कुछ करेंगे। तो अंदर जाके कुछ करने की भावना से ही वो एग्ज़ाम दिया था।
तो फिर जब मेंस के बाद इंटरव्यू का टाइम था तो सोचा कि टिस्को में टाइम क्यों ख़राब किया जाए नौकरी करके, वाई नॉट डू समथिंग विद मदर टेरेसा. When you were in government, was there one moment, Arvind, which made you feel that no, I'm not being able to serve the purpose that I wanted by joining the government services? Any one moment which made you say, enough is enough, I can't be a government bureaucrat? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने इनकम टैक्स में काम किया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. मेरे को किसी ने परेशान नहीं किया, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया. बहुत सारे लोग हैं जो बेईमानी करते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ना केवल ईमानदारी से काम किया, मुझे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स भी मिली. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है एंड आई रियली एन्जॉयड माई टेन्योर वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि दायरा बहुत छोटा है, यू कैन डू ओनली दिस मच वाइल वर्किंग इन इनकम टैक्स. आप अपने सर्कल में आपके पास 200-250 केसेस हैं, उन्हीं केसेस में आप कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो, विच इज़ नथिंग. सो अगर करप्शन वॉज समथिंग दैट आई यूज टू फील वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट, तो ये हुआ कि कुछ करना चाहिए. तो कुछ दोस्तों ने मिलकर फिर परिवर्तन नाम की एक NGO बनाई और 1 साल तक मैं वाइल इन द जॉब आई केप्ट ऑन वर्किंग इन परिवर्तन बिहाइंड द सीन्स. और फिर मैंने लंबी छुट्टी ले ली, देन आई टुक अ लीव. आपने जिन लोगों के साथ अपने NGO करियर की शुरुआत की, अरुणा रॉय हुए, बाकी लोग भी जो आपके साथ आगे चल के जुड़े, किरण बेदी, अन्ना हजारे, वो सब आपसे अलग हो गए. ऐसा क्यों है कि आप आगे निकलते गए और बाकी लोग आपसे अलग होते गए? नहीं, कई लोग साथ में हैं. मनीष सिसोदिया पहले दिन से साथ है. बहुत इंटरेस्टिंग है. जब हमने शुरू किया NGO परिवर्तन नाम से, ना तो पैसे थे, कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ खुद ही करते थे हम लोग. और बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए उन दिनों में. परिवर्तन नाम शुरू करके हमने सबसे पहले अपने ही डिपार्टमेंट को टारगेट किया, इनकम टैक्स को. हमने ये डिसाइड किया कि इनकम टैक्स में जो जो लोग रिश्वत देते हैं मजबूरी में, उनके काम हम फ्री में कराएंगे. तो मैंने अपने भाई से 50,000 रुपये की डोनेशन ली. वो IBM में काम करता है, बड़ा बहुत पैसे वाला आदमी है. तो उसे 50,000 रुपये की डोनेशन ली. 50,000 रुपये मैंने अपने मामा जी से डोनेशन ली, 1 लाख रुपए के. पूरे दिल्ली में हमने बैनर लगा दिए कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप हमें बताओ, हम आपका काम फ्री में करा देंगे. दिस इज हाउ परिवर्तन स्टार्टेड. हाउ मेनी पीपल रिस्पॉन्डेड? अबाउट 800 पीपल. आपने सबका काम फ्री में कराया? सबका काम फ्री में. कितनी देर में? 1 साल लगा था. तो आपके जो ऑफिसर्स थे जिनके साथ आप पहले काम करते थे उनका क्या? उनको पता नहीं चला 1 साल तक कि आई वॉज बिहाइंड इट. ये 3-4 साल बाद लोगों को पता चला कि वो इनकम टैक्स वाला जो परिवर्तन था उसके पीछे अरविंद था. वो दे वॉज कर्नल पांडे, दे वॉज कैलाश गोडुका, मनीष सिसोदिया, ये उस परिवर्तन का चेहरा थे. मैं पीठ पीछे काम कर रहा था. तो उन दिनों के बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस. एक वेबसाइट बनानी थी, वेबसाइट बनवाने के पैसे ही नहीं थे हमारे पास. तो मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बहुत आता था, तो एक प्रोग्रामिंग की किताब ला के खुद ही पढ़ा, खुद ही वेबसाइट बनाई परिवर्तन की. उस परिवर्तन की वेबसाइट बनाने पे हमने लिखा डू यू वांट टू वॉलंटियर. तो सबसे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन जिसने किया था दैट वाज मनीष सिसोदिया. दैट्स हाउ आई मेट मनीष सिसोदिया. तो जब वेबसाइट बनाई और पहला किसी ने रजिस्टर किया तो हमारे लिए बड़ी बात थी कि किसी ने वॉलंटियर के लिए रजिस्टर किया. तो हम सारी मिल के मनीष सिसोदिया के घर गए उसको इन्वाइट करने के लिए एज अ वॉलंटियर कि आप हमारे वॉलंटियर हैं. उसी तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि हमारे पास थोड़े से पैसे थे, 1 लाख रुपए थे और बैनर खूब थे बना करने थे. तो रात को हम लोग खुद पोल्स के ऊपर चढ़ चढ़ के, आपको याद है पहले दिल्ली में कपड़े के खूब बैनर लगा करते थे, अब तो बैन हो गए वो. तो रात को खुद पोल्स के ऊपर, बिजली के पोल्स, 3-4 बार पुलिस ने भी पकड़ लिया है. यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि बाई चांस अगर खुल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी होगी, पर करते थे. उसी तरह से उसके बाद हमने दिल्ली विद्युत बोर्ड शुरू किया, बिजली विभाग, कि बिजली विभाग में कोई पैसे मत देना, कोई रिश्वत मत देना, अगर कोई पैसे मांगे हमें बताना, हम आपका काम फ्री में करा देंगे. तो हम क्या करते थे कि 3-4 ऑफिसर्स हमने बिजली विभाग के पकड़ लिए थे. हम उनके सामने टेबल चेयर डाल के बैठ जाते थे और जो जाता था अंदर, बिजली लक्ष्मी नगर का, नेहरू प्लेस का और सुंदर नगरी का ऑफिस, इन 3 ऑफिसर्स के सामने जो अंदर जाता था उसको कहते थे अंदर पैसे मत देना, कोई पैसे मांगे हमें बता देना, हम आपका काम फ्री में करा देंगे. तो टेबल चेयर डाल के बैठे हुए थे और मैं छुट्टी ले ली थी तब तक मैंने डिपार्टमेंट से. तो एक बारी जब मैं बैठा था, एक ITO आया, उसने मेरे अंडर में काम किया हुआ था. वो देखा कि मैं पर्चे बांट रहा हूँ वहाँ पे, तो कहता सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं. तो मैंने कहा मैं भी पर्चे बांट रहा हूँ, तुम भी पर्चे बांटो. ही वॉज क्वाइट शॉक टू सी मी देयर. फिर एक दिन एक और आदमी आया, वो कहता है
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आर यू अरविंद केजरीवाल? आई सेड यस। कहता आपको याद है वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन टिस्को 10 years बैक? आई सेड या। तो उसको बड़ी दया आई, उसको लगा कि आई एम जॉबलेस एंड आई एम डूइंग दिस। तो कहता है इफ यू वांट आई कैन मेक अ रिकमेंडेशन टू टाटा स्टील, दे विल टेक यू बैक। आई सेड नो, आई एम हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स हियर। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग तो एक्सपीरियंस। अगर इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था एक एनजीओ एक्टिविस्ट के तौर पे, तो आपने सिस्टम को बाहर से बदलने के बजाय सिस्टम के अंदर घुसने का आपने फैसला क्यों किया? सब कुछ तो करके देखा पिछले। तो आप तो कह रहे हैं चेंज तो हो रहा था। नहीं, लोग, कहाँ change हुआ? आपने बोला आप रिश्वत के बगैर आपने इनकम 800 टैक्स केस करवाया, कराए। आपने बिजली का करवाया, तो आप सिस्टम को बाहर से क्यों आपने चैलेंज करना रोक दिया? सिस्टम नहीं बदला ना भाई। 800 लोगों के हमने काम करा दिए, लेकिन रिश्वतखोरी तो आज भी बरकरार है। व्यवस्था तो नहीं बदली। जब हम दिल्ली में, तो यही एक चीज जो हमें खाई जा रही थी उन दिनों में, कि हम परिवर्तन के लोग कब तक, कितने लोगों का काम किस किस डिपार्टमेंट में कराएंगे। जितने लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती थी, हम कितने लोग थे, 4-5 लोग थे, उतने लोगों का काम हो जाता था, उस ऑफिस में हो जाता था। बाकी लोगों का तो सिस्टम नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली। फिर जब आरटीआई आया, तो आरटीआई से एक उम्मीद बनी, आरटीआई में लग गए हम लोग। फिर लगा आरटीआई भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज आरटीआई में इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, जेल कोई नहीं जाता। वो इन्फॉर्मेशन लेके हम क्या करें, कंप्लेन करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन लेके, जी चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। फिर लगा कि एक लोकपाल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फिर लोकपाल का मूवमेंट शुरू हुआ वहाँ से। फिर लोकपाल में लगा कि ये तो सारे चोर हैं, ये तो लोकपाल पास ही नहीं करने वाले, राजनीति बदलनी पड़ेगी, तब ये पॉलिटिकल। एंड में तो बदल पास हो गया लोकपाल। लोग कहते हैं कि आपकी इंस्टिंक्ट पॉलिटिकल है, कि शुरू से ही आप, मतलब मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सीनियर देश का पॉलिटिशियन है, उसने कहा कि जितना शातिर पॉलिटिशियन वो है, उतना हम में से कोई नहीं, कि अरविंद केजरीवाल इज द शार्पेस्ट पॉलिटिशियन अराउंड। वो तो मैं कहता ही हूँ कि इनको राजनीति करनी नहीं आती। इन्होंने दलाली करी अपनी ज़िंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। एक दौर था आपकी ज़िंदगी में जब आप झुग्गियों में, स्लम्स में जाके रहते थे। क्यों आपने फैसला किया वहाँ पे ज़िंदगी कैसी होती है इसका एहसास करने के लिए, और कैसा था वो वक्त आपके लिए? बहुत इंटरेस्टिंग था। वो लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं केवल झुग्गी वालों के लिए नहीं कहूँगा, अमीर लोग, गरीब लोग, सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग व्यवस्था के विक्टिम हैं। वी आर विक्टिम्स, वी आर फर्स्ट क्लास पीपल, और विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस। Why did you decide to live in a slum? आई वॉन्टेड टू लिव लाइक देम फॉर सम टाइम। 3 महीने रहा था मैं स्लम्स में। आई वॉन्टेड टू लिव लाइक देम। 3 महीने लगातार? हाँ, क्यों? मैं उनकी तरह जी के, उनकी ज़िंदगी जी के देखना चाहता था। बिकॉज बाहर रह के बड़ा अच्छा है, मैं मिडिल क्लास का आदमी, रोज झुग्गियों में जाके काम करता हूँ और घर आ जाता हूँ। उनकी ज़िंदगी क्या होती है? तो कैसा एहसास हुआ ये 3 महीने जब आप झुग्गियों में रह रहे? उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे हम मिडिल क्लास वाले क्या कहते हैं, अरे ये झुग्गी वाले बड़े गंदे हैं, ये वी स्कॉन एट देम, वी आर सिनिकल अबाउट देम। लेकिन वो लोग कोई जानबूझ के थोड़ी रहते हैं झुग्गी में। नो वन वांट्स टू, गिवन अ चॉइस यू विल नेवर लाइक टू स्टे इन झुग्गीज। मजबूरी है उनकी। कुछ खास एक्सपीरियंस जो आपको याद है अभी भी झुग्गियों में रहने का 3 महीने? नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं खुद अपना खाना बनाता था, खुद अपने। अकेले रहते थे आप? शादी अकेले से रहता पहले था। कि शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद। तो माय आपकी वाइफ बीवी ने क्या कहा जब आपने बहुत कहा? गुस्सा हुई थी। हाँ। बहुत गुस्सा हुई थी। आई रियली एडमायर हर। उसने मुझे बहुत झेला एक्चुअली। मैं बड़ा सनकी आदमी हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ। क्यों आपको झेलती हैं वो इस तरीके से? वो तो वही बताएगी क्यों झेलती। आपको लेकिन चिंता होती है, बहुत जल्द वो नौकरी पे लौटने वाली हैं, आपको चिंता होती है कि अब चूंकि आप सीएम हैं, वो यहाँ पे काम कर रही होंगी, तंत्र के अंदर आपके खिलाफ जो लोग हैं वो उनको विक्टिमाइज करेंगे? वो तो कर रहे हैं विक्टिमाइज। 2 साल से उसको छुट्टी लेनी पड़ी है। और देखो, जब आप इस रास्ते पे चले हो, तो आप इस रास्ते पे ये मान के चलो, यू कैन नॉट बी सिनिकल, और यू कैन नॉट, कि ये तो होना ही है। जो वो विक्टिमाइज करेंगे करेंगे। अगर वो विक्टिमाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर बीइंग इफेक्टिव। अगर वो विक्टिमाइज ना करते तो उनकी बला से हम कुछ कर ही नहीं। तो वी हैव टू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल, एज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। यहाँ आपने एक मिनी क्रांति करी। ओबामा ने भी यूनाइटेड स्टेट्स में एक मिनी क्रांति करी, पहला ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट। सब ऑड्स के खिलाफ वो राष्ट्रपति बनने में तो कामयाब रहे, पर उनकी जो प्रेसिडेंसी है बहुत अनस्पेक्टेकुलर है, ये कुछ खास क्रांतिकारी कर नहीं पाए। अब लोग कहते हैं कि बिल क्लिंटन इससे अच्छा था। आपको चिंता है कि जिस उम्मीद के साथ लोग आपसे जुड़े हैं, उन उम्मीदों तक खरा उतर पाना बहुत मुश्किल है। लोग आपको भी, मतलब ओबामा की तरफ देखेंगे 5-6 साल बाद कि हमने उम्मीदें तो बहुत की थी लेकिन कुछ कर नहीं पाया खास। मैं सहमत हूँ। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और कई बार बहुत डर लगता है जिस तरह से लोगों ने हमसे उम्मीदें बांधी हैं। और मैं
केवल यही कह सकता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, ये हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कर्म हमारे हाथ में है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि हमें साहस दे, हमें दिशा दे, हमें सद्बुद्धि दे, और उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पे हम खरे उतरें। आपको मालूम है कि आपके लिए एक ट्रैप ले किया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा विश्वास है कि आप बनेंगे सीएम, आप बैठेंगे कुर्सी पर और आप फंस जाएंगे, आप एक्सपोज हो जाएंगे, दुनिया को दिख जाएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपने कभी सीएम का काम किया नहीं है, आपको ना आपकी टीम में ज़्यादा कोई बहुत एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, आपके कई सारे जो एमएलएज हैं बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं। आपको लगता है कि इतनी इनएक्सपीरियंस टीम दिल्ली जैसे राज्य को संभाल सकती है? इस देश के आम आदमी को कमज़ोर मत समझना कभी। इस देश का आम आदमी बहुत ताकत रखता है। इस देश का आम आदमी खेती करता है, नेता नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस वाले खेती नहीं करते। रोटी बनाता है, कपड़ा बनाता है, मकान बनाता है। चांद पे भी इस देश का आम आदमी जाता है, नेता नहीं जाते हैं। गवर्नेंस कौन सी बड़ी बात है, गवर्नेंस भी कर लेगा इस देश का आम आदमी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जितने आज नेता है, ये क्या मुख्यमंत्री पैदा थोड़ी हुए थे, कभी ना कभी तो पहला टाइम था, मंत्री पैदा थोड़ी हुए थे। और तीसरी चीज़, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इनका एक्सपीरियंस नहीं है। इन लोगों को तो केवल बेईमानी का एक्सपीरियंस है। और क्या एक्सपीरियंस है इनमें? शीला दीक्षित जी को क्या एक्सपीरियंस? अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री, क्या शिक्षा उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में? कौन से उन्होंने वो कर लिए? राजकुमार चौहान खाद्य मंत्री, ऐसा क्या खाद्य का उन्होंने काम किया था मंत्री बनने के पहले? हमारे पास जो टीम है, ये सारे लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो अंदर जाएंगे, ईमानदारी के साथ जाएंगे। और एक्सपर्ट्स तो बहुत हैं इस देश के अंदर। मान लीजिए पानी की समस्या लेते हैं, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या लेते हैं, तो इस देश में आईआईटी हैं, आईआईएम है, एक्सपर्टीज़ है। हम उन सब अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे। नीयत चाहिए, नीयत नहीं थी इन लोगों की, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत साफ है। साफ नीयत से अंदर जाओ, लोग तो मिल ही जाएंगे इस देश के। आपको लगता है कि जो आपने कामयाबी दिल्ली में पाई उसको आप नेशनली रेप्लिकेट कर पाएंगे? एक्चुअली ये स्वराज पूरे देश में होना चाहिए, तब असली आज़ादी आएगी। ये 1947 में ही हो जाना चाहिए था, 1950 में ही हो जाना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो और नेता केवल उस निर्णय को इम्प्लीमेंट मैंने करें। नेताओं मैं को ये पूछा, नहीं उन्होंने कह बोला सकता, ग्राम पंचायत मैं ये में, नहीं कह पंचायत में सकता, यही तो होता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे निर्णय जनता ले सकती है। जो मेरे इलाके के बारे में होंगे वो जनता लेगी, जो स्टेट के बारे में होंगे स्टेट गवर्नमेंट लेगी, जो सेंटर के बारे में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। पर सेंटर में बैठ के आप पूरे देश की योजनाएं नहीं बना सकते। योजनाएं तो गांव में बननी चाहिए, मोहल्ले में बननी चाहिए। नहीं, पर मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने बोला पंचायतों में यही तो होता है, ग्राम पंचायत में क्या होता है? आप में और ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों से हमने बात की जो सीएम्स हैं, उन्होंने कहा हम भी तो यही करते हैं, क्या ये फर्क नहीं, है? दोनों में फ़र्क है। एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब आप पंचायत बनाते हैं, जैसे अभी आज आपका एमएलए चोर है, वो पंचायत में सरपंच चोर हो जाता है, सरपंच को आप सारी पावर देते। जनता के पास तो पावर नहीं आई ना। हम मोहल्ला सभा को पावर दे रहे हैं, हम सरपंच को पावर नहीं दे रहे, जनता को पावर दे रहे हैं। दिल्ली का सीएम यूपी में कैसे रह सकता है? नहीं रहना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रिस्क है? आप कहते हैं आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, अब इतने पॉलिटिकल सिस्टम में ही आपके दुश्मन है। किसी ने एक शार्प शूटर अरेंज किया, फिर मार देगा। जब तक, ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई, कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन ऊपर वाले को, आप भगवान में ऊपर विश्वास वाला, करते हैं? ऊपर वाला सबसे बड़ा आपका बॉडीगार्ड है। आप भगवान में विश्वास रखते हैं? पहले नहीं रखता था, अब रखता हूँ। क्यों? पहले जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर का माहौल बहुत रिलीजियस है, तो मैं बहुत भगवान में यकीन रखता था। फिर आईआईटी में चला गया, तो आईआईटी में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैं नॉन बिलीवर बन गया। लेकिन पिछले 3 साल में जो कुछ हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, अन्ना जी आके बैठे, और तो मुझे अब एक तो अपने बहुत छोटेपन का एहसास हुआ कि हमारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ, कुछ ना कुछ तो कुदरती शक्ति है, कुछ ना कुछ तो भगवान कह लीजिए, उसको अल्लाह कह लीजिए या कुदरत कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो है जो ये करवा रहा है। समथिंग वेरी डिवाइन इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो तब से मुझे यकीन हो गया कि आप अपना काम करते जाओ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। अरविंद, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।